Good morning all of the students. Class 11th केमिस्ट्री। इसके पहले वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। ये नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और ये जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है इस चैप्टर में IUPAC से संबंधित ये चैप्टर है। उसका ये बेसिक जानकारी इस चैप्टर में आप लेंगे। इस चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कार्बनिक रसायन का कैसे उसका ओरिजिन हुआ, कैसे उत्पत्ति हुआ, स्टार्टिंग में कैसे कैसे आगे बढ़ा, उसका इतिहास और फिर कैसे IPSC नाम बनाया गया, उसके बारे में आप डिटेल जानकारी लेंगे और उसका पूरा हिस्ट्री आप जानेंगे, शुरुआत से कैसे कैसे क्या किया गया। तो इसमें हेडिंग है कार्बनिक रसायन का ऐतिहासिक परिचय। ऐतिहासिक मतलब उसका इतिहास आप जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे कि इसके बारे में कैसे कैसे विकास हुआ, कैसे कैसे उत्पत्ति हुआ। इसमें कार्बनिक रसायन का जो उत्पत्ति स्टार्टिंग जो हुआ सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में लीमरी एक वैज्ञानिक थे। लीमरी 17वीं शताब्दी में आए थे। 17वीं शताब्दी में लगभग 1675 ईस्वी में लीमरी एक वैज्ञानिक आए। लीमरी ने बताया कि जो पदार्थ होते हैं प्रकृति में, जो पदार्थ पाए जाते हैं वो पदार्थ प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। पदार्थ प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कोई भी पदार्थ प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है और प्राकृतिक स्रोतों पर जो पदार्थ प्राप्त होता है, लीमरी ने उन पदार्थों को 3 भागों में बांटा। बताया कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है और बताया कि ये जो पदार्थ होते हैं प्राकृतिक स्रोत से जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं ये इनको 3 भागों में बांटा जा रहा है। बताया कि पहला भाग जो होता है खनिज पदार्थ। लीमरी ने पदार्थ को, प्राकृतिक पदार्थ को 3 भागों में बांटा। खनिज पदार्थ, दूसरा वनस्पति पदार्थ, तीसरा जंतु पदार्थ। इसमें पहला क्या है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो भूपटल के नीचे से खोद कर प्राप्त किए जाते हैं, खनिजों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। जो जमीन के अंदर से खोद के प्राप्त किए जाते हैं, खनन करके प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, ये सब क्या है? खनिज पदार्थ हैं। अगला है वनस्पति पदार्थ। वनस्पति पदार्थ जो वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें वनस्पति पदार्थ कहते हैं। जैसे रबर है, रबर जो होता है रबर के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। कत्था भी वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अंगूर से टाइट्रिक अम्ल, अंगूर से टाइट्रिक एसिड भी वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। गन्ने के रस से शर्करा, गन्ने के रस से शर्करा भी किससे प्राप्त किया जाता है? वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। ये सब क्या है? वनस्पति पदार्थ है। अगला है जंतु पदार्थ जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे है जिलेटिन, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, ये सब क्या है? जंतु पदार्थ है, जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। ये सब बहुत बताया था। लीमरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और ये अन्य अन्य जगहों से प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद 17वीं शताब्दी के बाद, ये तो 17वीं शताब्दी में ये सब प्रचार था, माना गया था, ये मान्य था कि इस समय ऐसे प्राप्त किए जाते हैं इस तरीके से। लेकिन
17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी जब आया, तो 18वीं शताब्दी में लगभग 1784 ईस्वी में लावाजे या इनको कहा जाता है लेवासिए, 17वीं शताब्दी के बाद जब 18वीं शताब्दी आया, लगभग 1784 ईस्वी में लेवासिए ने बताया या लावाजे ने बताया कि जंतु और वनस्पति, चाहे जंतु हो चाहे वनस्पति हो, दोनों से प्राप्त होने वाले पदार्थ, जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं, दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन अवश्य पाए जाते हैं। चाहे इससे प्राप्त किया जाएगा चाहे इससे, जंतु और वनस्पति से प्राप्त पदार्थ दोनों में कार्बन हाइड्रोजन अवश्य पाया जाता है। जो इससे चाहे जंतु से प्राप्त होगा चाहे वनस्पति से जो पदार्थ प्राप्त होगा उसमें कार्बन हाइड्रोजन अवश्य पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर आदि तत्व भी पाए जाते हैं। मेन रूप से इसमें जंतु और वनस्पति से जो पदार्थ प्राप्त होंगे उसमें कार्बन हाइड्रोजन जरूर होंगे, और उसके अलावा उसमें ये भी पाए जा सकते हैं ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर भी पाए जा सकते हैं। ये सब था, ये मान्य था 18वीं शताब्दी तक। लेकिन 18वीं शताब्दी बीतने के बाद 19वीं शताब्दी जब आता है तो उसमें क्या मान्य था, ये अब तक यही मान्य था कि जंतु और वनस्पति दोनों में ये कार्बन हाइड्रोजन अवश्य पाए जाएंगे। ये कहाँ तक मान्य था, केवल 18वीं शताब्दी तक। लेकिन इसके बाद जब 19वीं शताब्दी आता है 19वीं शताब्दी में बताया गया कि जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त पदार्थ होते हैं वे दो भागों में बांटे जाएंगे। जो 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक स्रोत से पदार्थ प्राप्त हुए, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त पदार्थ को दो भागों में बांटा। कौन बांटा? बर्जीलियस ने। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त पदार्थ को बर्जीलियस ने दो भागों में बांटा और बताया कि केवल जो जंतुओं से व वनस्पतियों से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं वे ऑर्गेनिक होते हैं या कार्बनिक रसायन होते हैं या कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जंतु और वनस्पति से प्राप्त पदार्थ बताया कि इससे जो पदार्थ प्राप्त होंगे वो क्या होंगे? कार्बनिक होंगे, कार्बनिक पदार्थ होंगे। और बताया कि जो भूपटल से और निर्जीव जंतुओं से, निर्जीव पदार्थों से प्राप्त पदार्थ जो होते हैं उन्हें बताया कि अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। बोला कि जो इन्होंने बताया कि बर्जीलियस ने बताया कि जो केवल जंतुओं और वनस्पतियों से पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें इन्होंने बताया कि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें जीव पाया जाता है वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसी से इन्होंने जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था कि जिसमें जीव पाया जाता है वो कार्बनिक होता है। इसी से इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जैव शक्ति का सिद्धांत, जिसमें जीव की शक्ति पाई जाए।
जिसमें जैव शक्ति पाया जाता है वही क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ होगा। फिर इसके बाद कार्बनिक पदार्थ बताया कि जिसमें कार्बनिक पदार्थ में कौन आएगा इसके अलावा, जैसे है एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, एल्कोहल, ये सब क्या है, कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थ में जो खनिज, चट्टान और इसके अलावा भूगर्भ और निर्जीव स्रोत से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें अकार्बनिक पदार्थ बताया गया। और इन्होंने बताया, बर्जीलियस ने बताया कि जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो कृत्रिम विधियों द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ये कृत्रिम विधि द्वारा, मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, कृत्रिम विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कौन बताया था, बर्जीलियस ने। और बर्जीलियस ने क्या किया, जैव शक्ति का सिद्धांत दिया। अकार्बनिक पदार्थ में कौन आएंगे, जैसे NaCl है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, और ये सब क्या होंगे, कॉपर सल्फेट, HCl, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या अकार्बनिक पदार्थ में आएंगे सब। इस प्रकार बर्जीलियस ने इसको दो भागों में बांटा, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक में बांट दिया। इसके बाद सन 1828 ईस्वी में सन 1828 ईस्वी में बर्जीलियस के शिष्य, इन्हीं के शिष्य आ गए, बर्जीलियस के शिष्य वोहलर, 1828 ईस्वी में बर्जीलियस के शिष्य आए और इन्होंने बताया कि अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बनाए जा सकते हैं। इनका शिष्य जो था इनसे ज़्यादा होशियार निकला, बहुत ज़्यादा एडवांस निकला। ये इनके गुरु थे, ये बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसने क्या किया, ये और आगे निकल गया। इसने बताया कि 1828 ईस्वी में बताया कि जो अकार्बनिक पदार्थ होता है इससे भी हम कार्बनिक पदार्थ बना सकते हैं। और इन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण किया। जैसे अमोनियम साइनेट, ये क्या है, अकार्बनिक, इसको ये गर्म करके क्या प्राप्त किया, यूरिया प्राप्त किया, कार्बनिक पदार्थ। इसने सिद्ध कर दिया कि अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बनाए जा सकते हैं। और इन्होंने बताया था कि केवल जो ये बताया था कि कृत्रिम विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता, और इन्होंने कृत्रिम विधि द्वारा क्या किया, यूरिया का निर्माण कर दिया था। लेकिन इन्होंने बताया था कि कृत्रिम विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता, और इन्होंने बताया था कि केवल कार्बनिक पदार्थ में ये पाया जाता है। और बताया था कि केवल जो जल और वनस्पति होंगे उसमें ही केवल ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया, जो इनका जैव शक्ति का सिद्धांत था उसका खंडन कर दिया। और वोहलर ने इनके जैव शक्ति के सिद्धांत का खंडन कर दिया। इसी के बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, वे हैं कोल्बे। जब इन्होंने यूरिया का निर्माण कर दिया तो इसके बाद कोल्बे आए और कोल्बे ने भी एसिटिक अम्ल का निर्माण कर दिया। इसके बाद बर्थोले एक वैज्ञानिक आए, नए नाम बर्थोले, कोल्बे, बर्थोले एक वैज्ञानिक आए। बर्थोले ने मीथेन का निर्माण कर दिया। ये भी एक कार्बनिक पदार्थ मीथेन का निर्माण कर दिया। इस प्रकार इनके
जल शक्ति का सिद्धांत का खंडन करते हुए अनेक वैज्ञानिकों ने एक नए नए काल्पनिक पदार्थों का निर्माण करते चले गए और इससे जल शक्ति का सिद्धांत का खंडन हुआ। ये इसका कार्बनिक रसायन का हिस्ट्री रहा आज के लिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।